तीन क्लासेस में हो जाएगा. लेट्स ट्राई एंड फिनिश दिस टुडे, अगर ये हो जाता है तो. ओके, सो इंटरग्रानुलर कर लिया था हमने. कर रहे थे हम ये कर लिया था हमने स्ट्रेस करोशन. ओके, स्ट्रेस करोशन combined induced cracking है induced with combined influence of tensile stress and a corrosive environment. ठीक है सर. सो इसको समझाने के लिए द बेस्ट थिंग इज, एक पेपर को हम फाड़ते हैं, उसको हमने फाड़ना है तो हम क्या करते हैं, बीच में से आधा हिस्सा करना है तो हम क्या करते हैं, पेपर को फोल्ड करते हैं और एक साइड से उसको दबा देते हैं. फिर हमने उसको दूसरे साइड से फोल्ड किया, फिर उसको सेंटर जो है उसको फिर से दबा दिया. 3-4 बार ऐसा करते हैं और उसके बाद फाड़ लेते हैं, सीधा फट जाता है. सिंपल वे, राइट. अगर कोई और मीन्स नहीं है तो हाफ हमने किया, हाफ करके एक साइड से दबाया, दूसरे साइड से किया, वहां से दबाया है तो वहां से वीक हो जाता है. वैसे ये है स्ट्रेस करोशन क्रैकिंग. It's a cracking induced from the combined influence of tensile stresses and a corrosive environment. Let's say एक कभी कभी हम एक पतला सा थिन शीट ऑफ मेटल उसको हम क्रैक कर देते हैं. उसको हमने पहले एक साइड को मोड़ा, फिर दूसरे साइड को मोड़ा, ऐसे मोड़ते मोड़ते 10-15-20 बार ऐसी वो पतली शीट को मोड़ के लेफ्ट राइट आगे पीछे करके, तो क्या होता है, वहां पर क्रैक आ जाता है, राइट. कंबाइंड स्ट्रेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो कैसे होता है वो, कि जब वो ड्यू टू स्ट्रेसेस, ड्यू टू वाइब्रेशंस या ड्यू टू स्ट्रेसेस क्या होता है कि उसकी जो पैसिव प्रोटेक्टिव जो कोटिंग होती है जो वो ब्रेक हो जाती है और अंडरलाइंग मटेरियल मेटल एक्सपोज हो जाता है. वहां से वो शुरू हो जाता है corrosive एनवायरनमेंट. एंड क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेस है, कभी उसमें फोर्स आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, कभी फोर्स आ रहा नहीं आ रहा है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहां पे क्रैकिंग डेवलप हो जाती है. सो किसी भी स्टील की प्लेट का मैंने एग्जांपल जो दिया आपको, आगे पीछे मोड़ते रहिए उसको, वो क्रैक हो जाती है. बट हियर इट इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो इट स्टार्ट्स विद द ब्रेकडाउन ऑफ द पैसिव प्रोटेक्टिव लेयर. जो आपने कोटिंग कर रखी है वो वहां पे वो ब्रेकडाउन हो जाता है. करोजन वहां से स्टार्ट होता है, which in turn leads to a formation of a corrosion pit. छोटा सा छेद हो जाएगा. ये जो पिट है, this in turn leads to stress corrosion cracking. थोड़े क्रैक्स डेवलप होते हैं, फाइनली लीडिंग टू फेलियर ड्यू टू द सेम स्ट्रेस. फिर वो पूरा ही टूट जाता है. I'll give you this example. corrosion, पहले वहां पे corrosion हुआ, पैसिव प्रोटेक्टिव लेयर जो है, जो पेंट की कोटिंग है वो टूट गई. वहां से वो स्टार्ट होता है, धीरे धीरे वहां पे corrosion होता रहेगा, पिट बन जाएगा, एंड देन जनरली क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं. और जिस दिन तुमने इसके ऊपर पैर रख दिया, यू विल फॉल थ्रू एंड थ्रू. अपने ही स्ट्रेस से, अपने ही लोड से वो क्रैक कर जाता है, कंप्लीट फेलियर हो जाता है. So this is your stress corrosion cracking. Okay, now next is fretting corrosion. Fretting means when two or more parts rub against each other. और रबिंग से क्या होता है, एक्शन से जो corrosion प्रोडक्ट्स हैं, प्रिवेंशन के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो कोटिंग है, वो इरोड हो जाती है, रिमूव हो जाती है, एंड एक्सपोजेस द न्यू मेटल टू द इलेक्ट्रोलाइट. जो अंडरलाइंग मेटल होता है वो एक्सपोज हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट का. सो दिस इज fretting corrosion. Sorry. Damage induced under this load, and in the presence of rapid, repeated relative surface motion, as induced, for example, by vibration. जैसे आपके हैच कवर्स है, हैच कवर्स के जो रेस्टिंग पैड्स होते हैं, आपस में बिकॉज हैच कवर आपने रखा उसको, आपने इट्स नॉट, ऑफ कोर्स वेदर टाइट है इट इज, और आपने उसको क्लीच सब लगा दी, बट स्टिल देयर इज सम मूवमेंट.
between the rest pad and the hatch cover, वहां पे मूवमेंट होता रहता है. Both the parts are repeatedly rubbing या lashing bars मैंने बोला कंटेनर शिप्स में, और या वाइब्रेशंस की वजह से two parts are rubbing. So repeated relative surface motion की वजह से it causes damage. This is a good image that I could find of rating. Two parts rubbing each other. जो corrosion products है वो हट जाते हैं, underlying metal exposed हो जाता है to the electrolyte and corrosion starts there. Finally, we have this erosion corrosion. Now, this is not corrosion as such, but this is an acceleration in the rate of corrosion attack in metal due to the relative motion of the corrosive liquid and the metal surface. So, जैसा मैंने आपको एक पाइप दिखाया था, सड़ा हुआ जो पाइप दिख रहा था यहाँ पे, it was a brand new pipe initially. Over a period of time, क्योंकि ballast water जा रहा है, electrolyte है, so अंदर से corrosion हो रहा है धीरे धीरे. आपको तब पता चलेगा अंदर corrosion हो रहा है जब बाहर से उस पर लीक आ जाती है. अदरवाइज बाहर से पूरा, या जब आप मेंटेनेंस कर रहे हैं, चिपिंग कर रहे हैं, तो आपने देखा वहां पे छेद हो गया, तब आपको पता चलता है. सो corrosive liquid अंदर से फ्लो कर रहा है, तो corrosion हो रहा है उसमें, एंड द फ्लो ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग द रेट ऑफ corrosion. जैसे रिवर है, रिवर फ्लो करती है, तो रिवर के बैंक्स में से जो सैंड है या मड है वो थोड़ा थोड़ा इरोड होते रहती है, थोड़ा थोड़ा करके इरोड हो रही है. लेकिन उसी रिवर में अगर वो आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, फ्लड्स आ जाते हैं, तो जो इरोजन हो रहा है उसका रेट बढ़ जाता है. सेम थिंग इज हियर. इरोजन corrosion is an acceleration in the rate of corrosion. corrosion हो रहा है, लेकिन उसका जो रेट है corrosion का वो एक्सेलरेटेड हो गया ड्यू टू relative motion of a corrosive fluid and the metal surface. So ballast pipe के अंदर आपका जो relative motion हो रहा है fluid का वो, और ballast pipe का वो तो खुद एक metal surface है. ठीक है. इंक्रीज टर्बुलेंस तो जीआरपी से बनी होती है ना सर? पाइप क्या सर, जो बैलेस्ट लाइंस होती हैं हमारी, वो तो जीआरपी से बनी होती है, मतलब जीआरपी की होती है, उसमें भी हो सकता है इरोजन? जीआरपी मतलब सर ग्लास रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक. उस पर क्यों होगा सर? मेटल सरफेस बोल रहे हैं. वही सर, क्यों बलास्ट टैंक्स, जो बलास्ट टैंक्स के अंदर लाइंस हैं मोस्टली, वो तो जीआरपी से ही आती हैं आजकल शिप्स पे. अच्छा, ओके. एनीवे, अगर जीआरपी की आती है तो उनमें वो नहीं होगा. ग्लास रिइंफोर्स्ड फाइबर की अगर बैलेस्ट पाइप्स आपके अगर जीआरपी के आ रहे हैं, आई हैव नॉट सीन एनीवे, समथिंग न्यू फॉर मी, तो उनमें नहीं होगा. उसमें कुछ और होगा, उसमें फटीग हो जाएगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम. सर वो एक्चुअली पंप रूम्स में रहती है, बाकी ब्लास्ट टैंक्स में तो मेटल की रहती है. हाँ, ओके, फाइन. शॉर्ट लेंस उसमें नहीं होगा. बट हियर वी आर टॉकिंग, वी आर क्लियरली सेइंग हियर अ रिलेटिव मोशन ऑफ अ corrosive fluid and the metal surface. राइट. अब वो आपके जो पाइप्स होते हैं, जो गैल्वेनाइज्ड आयरन के होते हैं, जीआई के होते हैं, राइट. मोस्ट ऑफ द पाइप्स आर जीआई के होते हैं. बट ऐसा नहीं है कि जीआई क्या है, गैल्वेनाइज्ड आयरन है. उसमें जो आयरन का है उसको गैल्वेनाइजेशन कर रखी है, अगर जीआई पाइप है तो उसमें रेट ऑफ corrosion थोड़ा सा कम होगा. इसीलिए जब जो जीआई पाइप्स होते हैं उसमें हम जो प्राइमर लगाते हैं, हम लेड बेस्ड नहीं लगाते हैं, हम जिंक्रोमेट लगाते हैं. प्राइमर अगर लगेगा, पेंट कर रहे हो आप गैल्वेनाइज्ड आयरन को, तो उसमें रेड लेड वाला या लेड बेस्ड पेंट नहीं लगता है, बिकॉज लेड विल ईट इनटू द गैल्वेनाइजेशन. तो उसमें क्रोमेट वाला लगाते हैं, जिंक्रोमेट वाला प्राइमर लगाते हैं. बट अदरवाइज है तो मेटल.
Okay, the increased turbulence caused by pitting, कितनी सारी pitting हो रही थी, on the internal surfaces of the tube can result in rapid increasing erosion rate and eventually a leak. So इस टाइप का पाइप अंदर से सड़ते हुए आता है, अंदर से corrode होते हुए आता है. Flow of water accelerates the rate of corrosion and eventually इसमें एक leak आ जाती है. Okay, sir. So this is your erosion. ये आपका localized erosion के हिस्से हैं सब. Okay, now we're coming to painting protection है. एक क्वेश्चन इस पे आता है. corrosion prevention के लिए आप पेंटिंग करते हैं, metallic paints यूज कर रहे हैं या other paints, but paint is one of them. दूसरा आपने anodes यूज कर ली. Anodes आपके sacrificial anodes भी हो सकते हैं. एंड दूसरा तीसरा जो इसमें आपका वो हो सकता है आपका ICCP. These are the methods of corrosion prevention. So जब क्वेश्चन आता है आपका what are methods of corrosion prevention, explain any one of them या explain ICCP या sacrificial, तो वो आप कर दीजिए. लेकिन methods तीन है आपके. Paint also consists of pigments in a liquid which are spread out thinly, allows the pigment to adhere to the film. तो pigment का काम क्या है? To form an adherent film. Barrier coating which prevents ingress of sea water and oxygen, मतलब barrier हो जाता है उससे. To provide effective protection, sufficient thickness होनी चाहिए. Surface has to be prepared flawless, free of any flaws, clean होना चाहिए और adequate thickness रखनी चाहिए. तभी आपको अच्छा protection मिलेगा paint से. Corrosion inhibitors such as zinc chromate is incorporated into the paint. अब zinc chromate का मतलब zinc का पाउडर. Zinc क्या है? It is lower in the galvanic scale. मैग्नीशियम के बाद जिंक आता है और जिंक क्रोमेट के आपने पाउडर डाल दिया और आपका करोजन पेंट किसको लगा रहे हो आप? स्टील को, माइल्ड स्टील को. सो वो इनहिबिटर हो जाता है. इनहिबिटर मीन्स इट प्रिवेंट्स, रिड्यूसेस द रेट ऑफ corrosion. फिर cathodic protection can be provided by adding high concentration of metal powders such as zinc in the paint. उससे cathodic protection मिल रहा है क्योंकि zinc, like I said, galvanic scale में mild steel से नीचे है उसका number. And this type of coating can be effective in gaps, scratches, paints. तो normally हम छोटे मोटे चीज के लिए हमने ये painting कर दिया. Anti-fouling paints, they provide protection against the underwater hull, against vegetable and animal growth, which can lead to increased resistance. Resistance होगा तो आपकी speed कम होगी, fuel consumption ज़्यादा होगा. Okay, so अब एक question ये आता है आपका कि what are the basic constituents of paint? Basic उसके constituents क्या है? चार उसके basic constituents है. All paints will have these four parts. First, finely ground solids, which are called pigments. दूसरा, pigments का function क्या होता है वो भी देखते हैं. Then in liquid medium कुछ भी हो सकता है, polymeric हो सकता है या resinous हो सकता है या water हो सकता है, and a volatile solvent, which is usually hydrocarbons, जो हम thinners बोलते हैं, जहां में thinner होता है. Sometimes एक चीज और होती है, additives हम लोग डाल देते हैं sometimes, right, जिससे उसका क्योरिंग जल्दी हो जाती है, जल्दी से सूख जाता है या पेंट को शेल्फ लाइफ बढ़ा देता है. कुछ फीचर्स है, एडिशन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, उसको हम लोग वो डाल देते हैं, एडिटिव्स. ठीक है. सो दे इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ द पेंट. सो बेसिकली ये आपके चार फंडामेंटल कंस्टिट्यूएंट्स है मरीन पेंट्स के: पिगमेंट्स, बाइंडर्स, सॉल्वेंट्स एंड एडिटिव्स. सो पिगमेंट्स क्या होते हैं? फाइन इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं which give the paint their color.
मतलब ग्रीन, रेड, ब्लू, व्हाटएवर, वो पेंट को कलर देते हैं. सो दे आर पिगमेंट्स, इनसॉल्युबल, फाइन साइज पार्टिकल्स है, पाउडर है. अब इस पाउडर को, what do they do? The pigments are used in the formulation to carry out one of the following tasks. They provide the color, जिसको आप पेंट कर रहे हो उसको कलर प्रोवाइड होता है. अंडरलाइन जो कवर है, पेंट है, उसको छिपाने के लिए, लेट्स से पहले आपने प्राइमर लगा रखा तो अब उसके ऊपर आपने पेंट नहीं लगा दिया तो वो कलर है, अंडरलाइन पेंट को छुपा देता है. इंप्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ द पेंट फिल्म, टू इंप्रूव द एडहेशन ऑफ द पेंट फिल्म and to reduce gloss, नहीं तो बहुत चमक आएगी. So this is the function of the pigments. So they are fine ground particles, powder form में होते हैं, and this is their function. दूसरा binders, इन सब powder को bind करने के लिए we have this thing which is called the binder, which ये pigment के जो particles है उनको bind रखता है and holds them on to the surface. बहुत टाइप के होते हैं बाइंडर्स, अल्काइड्स, पॉलिएस्टर्स, एक्रिलिक, विनाइल्स, नेचुरल रेजिन्स एंड ऑयल्स. These are the types of binders which are used in the industry. Solvent, thinners as we call it. Most common one is the hydrocarbon ones. Oxygenated भी है and water भी एक solvent है. Hydrocarbon solvents are the most commonly ones used. जो ऑक्सीजनेटेड है वो अल्कोहल्स, इथाइल्स, मिथाइल एसीटेट, ग्लाइकोल ईथर्स, ये है आपके ऑक्सीजनेटेड सॉल्वेंट्स. बट हाइड्रोकार्बन्स आर द वंस व्हिच आर मेनली यूज्ड इन द इंडस्ट्री. देन एडिटिव्स आर देयर व्हिच आर एडेड इन वेरी वेरी स्मॉल 0.001%, बहुत कम ऐड किया जाता, समटाइम्स अप टू 0.5% या 0.5% डाला जाता, बट अदरवाइज वेरी लेस अमाउंट, just to improve the modify certain properties of the finished paint. उसकी shelf life, manufacture, storage, transport, curing के लिए, drying के लिए, उसके लिए ये additives add किए जाते हैं, but very small amount. Okay, so these are the 4 paints, okay, constituents, basic constituents and their function. Now, anti-fouling paints, एक separate है topic है. Anti-fouling paints are used to coat the bottom of the ships to prevent sea life, such as algae, molasses, attaching themselves to the ship, thereby slowing down the ship. Drag create करते हैं, तो speed कम होती है, friction होता है, fuel consumption increase हो जाता है. So anti-fouling paints, अब आपको याद होगा पहले आई डोंट नो एंटी-फाउलिंग कन्वेंशन आया था एक, पहले एक बहुत अच्छा वेरी पावरफुल एंटी-फाउलिंग पेंट वाज यूज्ड जिसको हम TBT कहते थे, ट्रिब्यूटल टिन, वेरी वेरी पावरफुल strong anti-fouling paint, but it was seen over the years उसमें ऑर्गेनिटिन कंपाउंड्स यूज करते थे. नाउ ऑर्गेनिटिन कंपाउंड्स क्या है, एक बायोसाइड है, मींस इट इज सॉर्ट ऑफ अ पेस्टिसाइड, यू नो, बायोसाइड है. सो नाउ ये बायोसाइड क्या होता था, इट यूज्ड टू लीच इनटू द वाटर. लीच मींस पानी में रिस जाता था, घुल जाता था, मिल जाता था पानी में, सी वाटर में, एंड मरीन लाइफ जो है उससे इफेक्ट हो रही थी. बहुत सारी फिश में ये TBT मिला था सी लाइफ में. सो द यूज ऑफ TBT वाज बैंड. ट्रिब्यूटल टिन, वेरी पावरफुल एंटी-फाउलिंग पेंट. सो ऑर्गेनिटिन है ये ट्रिब्यूटल. सो ऑर्गेनिटिन जो होते हैं दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट आल्सो एंड आल्सो एज बायोसाइड, मतलब दोनों का काम करते हैं ऑर्गेनिटिन. Small amount of quantities of organotins acting as a chemical catalyst are allowed, provided वो इतनी quantity use कर रखी है which does not form a biocidal effect to the coating, वो coating को जहरीला ना बना दे.
इतने क्वांटिटी में डाला जाता है, राइट. सिलिकॉन इलास्टोमर कोटिंग आर क्लासिफाइड एज बायोसाइड फ्री. वो क्या है कि दे प्रोवाइड प्योरली फिजिकल इफेक्ट जो उसका होता है वो नॉन स्टिकी स्लिपरी इफेक्ट होता है उसका. सो मोलासेस जब उसमें आने को अटकने को देखते हैं तो स्लिप कर जाता है. बट ये जो ऑर्गेनोटिन्स है, organotins which are acting as a catalyst, they are permitted, small quantities, provided they are not making the entire coating, giving up entire coating a biocidal effect. जैसे हम लोग नींबू पीते हो आप लोग, नींबू पानी पीते हैं ना, isn't it? Yes, sir. So नींबू का हम लोग एक हाफ अ लेमन को या 1 लेमन को स्क्वीज किया, उसमें पानी डाला, sugar, salt, whatever you put, add, and you drink it. But अगर आप एक ग्लास पूरा लेमन जूस, सिर्फ लेमन जूस को स्क्वीज करके पियोगे, it will burn your inside, it will harm you. But small quantity को आपने लिया तो it is good for you. For example, cinnamon है, तो cinnamon भी हम जब चाय में डालते हैं तो थोड़ा सा अमाउंट डालोगे, it is good. बट अगर आपने 1 चम्मच 1.5 चम्मच डाल रहे हैं और रोज चाय पी रहे हैं, उससे 2-3 टाइम चाय पी रहे हैं, इट्स डेंजरस. बट स्मॉल अमाउंट इज हेल्दी, लार्ज अमाउंट में इट इज बैड. वैसे ऑर्गेनोटिन्स जैसे स्मॉल क्वांटिटीज आर गुड, दे आर एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट, केमिकल कैटलिस्ट. बट अगर ज्यादा डालोगे तो देन इट इज प्रोवाइडिंग अ बायोसाइडल इफेक्ट टू द कोटिंग. दैट इज नॉट अलाउड. ठीक है ना. आप लोग जानते हैं कि अल्कोहल ऑल्सो, आई एम नॉट दिस थिंग, they say, I mean, doctors say that the small amounts is good, but large amounts is bad for the health. Not a good example to give here, but like I said, नींबू का for example, good, small quantity, half a lemon, 1 lemon squeeze करके पी लिया पानी के साथ, good, but large amount of whole glass of pure this thing can harm you. Okay, further on, वो आपका एंटी फॉलिंग पेंट का है. नाउ एक क्वेश्चन ये भी है, सरफेस प्रिपरेशन कितनी इफेक्टिव होगी आपकी पेंटिंग, डिपेंड्स ऑन हाउ प्रॉपर्ली यू हैव प्रिपेयर्ड द सरफेस. इस क्वेश्चन में गलती अक्सर होती है. आई होप एवरीवन इज प्रेजेंट. मेथड्स ऑफ सरफेस प्रिपरेशन, जो लोग यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है अभी या जिन्होंने पहले नहीं सुना होगा तो वो ये गलती करेंगे. ये जब क्वेश्चन आता है तो अक्सर दे स्टार्ट राइटिंग कि आई विल फर्स्ट डू द चिपिंग. चिपिंग करने के बाद आइदर मैनुअल और न्यूमेटिक और व्हाटएवर, उसके बाद आई विल डू द स्क्रैपिंग, वायर ब्रशिंग, देन डस्टिंग कर दिया सारा कुछ, फिर फ्रेश वाटर से उसको साफ कर दिया. Then I will apply 2 coats of paint and 1 coat of finish. अक्सर मैंने ये आंसर देखा है. The question is methods of surface preparation and not procedure for painting. So please, methods of surface preparation ये है. और हम लोग क्यों प्रिपेयर करते हैं सरफेस? Like I said, जितनी अच्छी तरह से आपने सरफेस प्रिपेयर किया है उतनी अच्छी आपकी एडहेसिवनेस रहेगी. द पेंट विल लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम. सो कंटामिनेशन हमको हटाने हैं. कोई सॉल्ट्स, ऑयल, ग्रीस, ड्रिलिंग, कटिंग कंपाउंड्स, रस्ट, मिल स्केल, सरफेस प्रोफाइल बनानी है, एक अच्छी सी सरफेस प्रोफाइल बनानी है. And the main objective of surface preparation is to ensure that all contamination is removed. आपने ऐसा सरफेस बनाया है which will create a good, which will allow satisfactory adhesion of the coating to be applied and reduce the possibility of corrosion. अगर तेल के ऊपर, ऑयल के ऊपर अगर आपने ऑयल को नहीं निकाला, ऑयल के ऊपर अगर आपने पेंटिंग करी तो that's not going to last. रस्ट के ऊपर, डस्ट के ऊपर करोगे
So it's not going to last. Waste of time, waste of money, and of course efforts. So these are the methods of surface preparation. And what they are doing, for example, this one, solvent cleaning क्या करता है? It is a method of removing all visible oil. Solvent use कर रहे हैं. Solvent का मतलब ऐसी चीज use कर रहे हैं जो उसको dissolve कर देता है. उससे visible oil जो है वो dissolve हो जाएगा. Grease, soil, drawing, cutting compounds and all other soluble contaminants उनको हटा देता है. ठीक है. So we are not talking about other thing. Solvent cleaning से इतना ही निकलेगा. मिट्टी, हम कोई चौक यूज करते हैं ड्राइंग और कटिंग के लिए, या विजिबल ऑयल, ग्रीस एक्सेट्रा, वो सब निकल जाएगा. एंड अदर सॉल्युबल कंटामिनेंट्स. देन हैंड टूल क्लीनिंग. हैंड टूल क्लीनिंग इज अ मेथड ऑफ removing, of cleaning rather, or preparing steel surfaces using non-power hand tools. Non-power hand tools. And hand tool से ये hand tool cleaning से क्या क्या निकल जाएगा? All loose mill scale, loose rust, loose paint, and other loose matter. वो निकल जाएगा. लूज मिल स्केल निकल जाएगा, लूज रस्ट निकल जाएगा, लूज पेंट निकल जाएगा, एनीथिंग लूज मैटर वो निकल जाएगा हैंड टूल से. हैंड टूल मतलब यूजिंग नॉन पावर हैंड टूल्स. आप हैंड टूल्स आपके दूसरे टाइप के भी होते हैं, पावर वाले, वो भी हैंड टूल्स है बट पावर ऑपरेटेड, न्यूमेटिक और इलेक्ट्रिकल. सो लूज जो भी है सब निकल जाएगा. It is not intended that adherent mill scale, rust and paint, adherent mill scale, adherent rust, adherent paint be removed by this process. Loose rust, loose mill scale, loose paint सब निकल आएगा. But adherent mill scale, adherent rust, adherent paint cannot be removed by this process. और हम adherent कब बोलते हैं? Mill scale, rust and paste are considered adherent if they cannot be removed by lifting with a dull putty knife. या आपका जो बोसन के पास oh shit यार. गाइस स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको या नहीं? ये सर दिखाई दे रही है सर. थोड़ा सा ब्लैंक हुआ था, अभी दिखाई दे रही है. थोड़ा बीच में ब्लैंक हो गया था ना? यस सर, पूरा चला गया था, वो ब्लैक हो गया था. अभी फिर से सेम दिखाई दे रही है. चलिए अभी दिखाई दे रहा है. ओके गुड. सो अगर आप अपने स्क्रेपर से उसको नहीं निकाल पाते रस्ट को या पेंट को या मिल स्केल को, तो तब हम कहते हैं कि जो रस्ट है वो अडहियरेंट है. सो सरफेस प्रिपरेशन. सर हैंड टूल क्लीनिंग में मतलब हैमरिंग नहीं आएगा? फिर आएगा. हैमरिंग भी उसी में आएगा? हैमरिंग भी आएगा. हाँ, हैमरिंग यूजिंग नॉन पावर्ड हैंड टूल. तो चिपिंग हैमर, वायर ब्रश, ये सब हैंड टूल्स है, नॉन पावर है. ठीक है. स्क्रेपर है, ये सब हैंड टूल्स है, नॉन पावर्ड. और इससे लूज मिल स्केल, लूज रस्ट, लूज चीजें निकल जाएंगी. अडहियरेंट में है, चिपका हुआ है, वो नहीं निकलेगा. अडहियरेंट रस्ट, अडहियरेंट पेंट, अडहियरेंट स्केल वो नहीं निकलेगा. और अडहियरेंट कब बोलते हैं? जिसे स्क्रेपर से आप निकालने की कोशिश कर रहे हो, वो नहीं निकल पा रहा है, तो समझ लो वो अडहियरेंट है. अच्छा, मेरा लाइट गया था तभी हुआ ये. ओके. ठीक है. देन सेम थिंग पावर टूल्स है. पावर टूल क्लीनिंग इज अ मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग स्टील सर्फेस यूजिंग पावर हैंड टूल्स. मतलब वही चीज कर रहे हो, चिपिंग हैमर, स्क्रेपर, वायर ब्रश यूज कर रहे हो, लेकिन पावर से यूज कर रहे हो. और इससे भी क्या होगा?
जिसे हमने पहले देखा था, लूज मिल स्केल, लूज रस्ट, लूज पेंट, अदर लूज मैटर, ये निकल आता है पावर टूल क्लीनिंग से. एंड लाइक बिफोर, adherent mill scale, adherent paint, adherent rust cannot be removed by this process. ठीक है. So non using hand tools non power and using hand tools power, आंसर दोनों का सेम है. लाइट मिल स्केल, लूज मिल स्केल, लूज रस्ट, लूज पेंट, ये निकल आएगा दोनों मेथड से. Adherent mill scale, adherent rust, adherent paint will not be removed by this process. चाहे आप हैंड टूल यूज करो, चाहे नॉन पावर वाले, चाहे पावर यूज वाले, उनसे ये नहीं निकलेगा. नेक्स्ट वी कम ब्रश ऑफ ब्लास्ट क्लीनिंग. अरे यार फिर से गया. ओके गाइस, फिर से चला गया स्क्रीन मेरा. ओके जस्ट वेट, आई दिखाई दे रहा है जस्ट, आपको दिखाई दे रहा, मेरा आपको विजिबल है, आप स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा सर. मेरा स्क्रीन यहाँ गड़बड़ हो रहा है यार थोड़ा. मेरा स्क्रीन चला गया. ओके चलो, लेट्स try and complete this. Okay, then we have this additive. See, आपने कर लिया था सारा. What we were doing is brush up blast cleaning. Now, brush up blast cleaning is, sort of sandblasting. And when viewed without magnification, normal eye से आप देख रहे हो, this area which you are cleaning will be free of all oil, grease, dirt, loose mill scale, loose rust, loose coating. वो सब निकल जाएगा आपका. Tightly adherent mill scale, tightly adherent rust and coating may remain on the surface. अभी तक हम बात कर रहे थे adherent mill scale. Adherent mill scale भी निकल जाएगा, लेकिन tightly adherent mill scale, tightly adherent rust or paint, they may still remain on the surface. Now, I don't know how much chipping you have done, how much training you have got as far as chipping is concerned. कभी कभी हम चिप करते हैं, इतना चिप कर देते हैं उसके ऊपर रस्ट के ऊपर कि वो रस्ट निकलता ही नहीं है, either manually or मशीन से. That is called tightly adherent rust. So वो भी आपका ये ब्रश ऑफ ब्लास्ट क्लीनिंग से नहीं निकलेगा. टाइटली adherent. Commercial blast cleaning. A commercial blast cleaning, when viewed without magnification, shall be free of all visible, just सब कुछ, and other foreign matter, except for staining. Staining means वो जो रस्ट है, टाइटली adherent रस्ट है, वो जब निकल जाता है रस्ट, तो रस्ट के नीचे स्टेन रह जाता है, उसका दाग रह जाता है, वो नहीं निकलेगा कमर्शियल ब्लास्ट क्लीनिंग से. सो विदाउट मैग्निफिकेशन, नेकेड आई से देखोगे, शैल बी फ्री ऑफ विजिबल ऑयल, सब निकल जाएगा, कोटिंग, करोजन पर सब, पेंट वेंट सब निकल जाएगा, एंड अदर एक्सेप्ट फॉर स्टेनिंग. मतलब जो रस्ट निकला है, जो हार्ड रस्ट है, उसके नीचे का स्टेन. नियर वाइट दिस थिंग ब्लास्ट क्लीनिंग, नियर वाइट ब्लास्ट क्लीनिंग और कमर्शियल ब्लास्ट क्लीनिंग दोनों सेम है, खाली नाम अलग अलग दे रखा, लेकिन है दोनों सेम. इनफैक्ट अगर आप पढ़ोगे उसको, एक्सेप्ट फॉर स्टेनिंग ऑन को लेकर छोड़ के बाकी सब सेम है इसका. ठीक है. नियर वाइट ब्लास्ट क्लीन, इफ यू रीड दिस, corrosion protected सब निकाल दे, and other foreign matter except for staining on board as noted, उसको छोड़ के. So both of them are same. And finally we have white metal. इसमें सब कुछ निकाल देगा, वो स्टेन जो है वो भी निकाल देता है, और आपको जो मेटल है एक नया शाइनिंग मेटल जैसा दिखाई देगा, ग्रेइश सिल्वरी ग्रे कलर का.
ठीक है, जैसे आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड ऑफ स्वीडिश स्टैंडर्ड्स 2.53 2.53 क्लीनिंग के स्टैंडर्ड्स होते हैं, आपके नोट्स वगैरह आप देखोगे तो मैंने दे रखा है। सो व्हाइट मेटल ब्लास्ट क्लीनिंग मीन्स एवरीथिंग क्लीन, ऐसे 3.0 कहते हैं इसको, everything has been removed. Pickling is another method. ये electrochemical है, electrolysis है, chemical reaction है. Method of preparing steel surface. It is not cleaning, it is method of preparing steel surface by chemical reaction, electrolysis or both. और इसमें जैसे हम लोग पाउडर कोटिंग करते हैं ना कुछ कुछ, तो तब उससे पहले क्या करते हैं, पिकलिंग से ये सारा कुछ हटा देते हैं. Then the surface when viewed without magnification shall be free of all visible mill scale and rust. This is pickling. Okay. ये तो हो गया आपका method of prevention, मतलब preparation of surface. Corrosion prevention का एक method तो हमने कर लिया, that is painting. अब है आपके कैथोडिक प्रोटेक्शन. कैथोडिक प्रोटेक्शन दो टाइप के होते हैं, एक सैक्रिफिशियल एनोड सिस्टम, एक ICCP. ठीक है, इसको वी कैन डू इट नेक्स्ट टाइम ऑल्सो. कितना टाइम है भी या नहीं है? ओके, सो वी लीव इट. अब आपका ये रह गया है, इसको चलो पढ़ लेते हैं. व्हेन आयरन एंड स्टील आर करोडिंग इन सी वाटर, atoms of iron are leaving the metal surface as ferrous ions. The ions flowing out of the metal surface can be arrested if we superimpose a current onto the anode from an external source, thus stopping the flow of local anodic current. In other words, आपका जो हल है, खासकर लेट्स टेक अराउंड द स्टर्न एरिया, वहां पे आपका जो हल है दैट इज मेड अप ऑफ स्टील, और आपका जो प्रोपेलर है वहां पे वो ब्रॉन्ज है, ब्रास, कॉपर, पता नहीं सब कुछ मिला रखा है उसमें. सो व्हाट हैपेंस, योर हल बिकम्स द एनोड, आपका जो हल है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोग को भाई? यस सर, दिखा रहा है. यस सर, दिखाई दे रहा है. ओके, आपका जो हल है वो तो स्टील का बना है, और आपका जो प्रोपेलर है वो ब्रॉन्ज का है. सो आपका हल बिकम्स द एनोड, प्रोपेलर बिकम्स द कैथोड. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी फ्रॉम द हल टुवर्ड्स द प्रोपेलर. corrosion will take place on the hull. So electrons कहाँ से flow कर रहे हैं? Local anodic current is flowing from the hull towards the propeller. अब ये जो flow है करंट का, लोकल करंट है, इसको हम अगर अरेस्ट कर ले, इसका डायरेक्शन रिवर्स कर दे, इंस्टेड ऑफ फ्लोइंग टुवर्ड्स द प्रोपेलर, हम ऐसा चीज लगा दे वहां पर, एक अनोड लगा दे, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? फ्रॉम द अनोड टुवर्ड्स द कैथोड. लेट्स से हमने एक अनोड लगा दिया वहां पे, एल्युमिनियम का या जिंक का हल में, तो आपका एल्युमिनियम इज लेस नोबल, गैल्वेनिक स्केल में वो नीचे है, एंड हल आपका हायर है. सो करंट विल नाउ फ्लो फ्रॉम द अनोड टुवर्ड्स द हल. सो उससे आपका क्या होगा? अनोड तो खत्म हो जाएगा, हल को प्रोटेक्शन मिल जाएगी. सो द फ्लो ऑफ आयंस, द आयंस फ्लोइंग आउट ऑफ द मेटल surface can be arrested if we superimpose a current onto the anode from an external source, thus stopping the flow of local anode current. अब ये external source आपका या तो ICCP है या anodes डाल दिया. Thus the metal surface being protected, उसको हमने कैथोडिक कर दिया, हल को हमने कैथोड बना दिया अनोड लगा के. This principle is known as cathodic protection.
And this can be achieved by using a metal which has a greater tendency to corrode than the metal to be protected. So हम माइल्ड स्टील को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, तो हमने अनोड यूज किया, एल्युमिनियम का, जिंक का, मैग्नीशियम का, वो हमने मेटल यूज किया, उस मेटल के अनोड्स यूज किए। सो तुम्हारा हल, उसको हमने कैथोड बना दिया, और कैथोड पे या तो आप, मैंने जो शुरू में आपको दिखाया था, आज कैथोड में या तो करोजन कम हो जाएगा या इट में इवन स्टॉप। दूसरा तरीका है बाय गिविंग अ लो वोल्टेज डीसी सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स से हमने डीसी वोल्टेज दे दिया। एक को हम बोलते हैं सैक्रिफिशियल एनोड सिस्टम और दूसरे को बोलते हैं आईसीसीपी। और जो सैक्रिफिशियल एनोड्स होते हैं वो जिंक के होंगे, मैग्नीशियम के होंगे, एल्युमिनियम के होंगे या उनके एलॉयज। एल्युमिनियम के बाद किसका नंबर आता है? माइल्ड स्टील का। यहाँ पे एक डायग्राम फिर से देख लीजिए आप। मैग्नीशियम, जिंक, एल्युमिनियम। हल आपका बना है अनोड का, माइल्ड स्टील का या कास्ट आयरन का। सो व्हेन वी यूज द अनोड्स, मैग्नीशियम के, जिंक के, एल्युमिनियम के, so they will become the anode, your hull will become the cathode, local anodic current will flow from the anodes towards the hull, your hull will be protected, और आपका जो अनोड्स है वो कंज्यूम हो जाते हैं। या फिर हमने आईसीसीपी कर लिया, ठीक है। तो करोजन रेट्स एंड मेटल्स, वो अभी मैंने आपको डायग्राम, अलग अलग मेटल का अलग अलग करोजन रेट होता है। मेटल्स विच corrode rapidly, they are called anodic or ignoble materials, and those which resist corrosion are called cathodic or noble materials. इसमें मैग्नीशियम is ignoble, जिंक इज नोबल। अगर दोनों को इकट्ठे लो, जिंक और एल्युमिनियम को लोगे तो जिंक नोबल वो हो जाएगा और एल्युमिनियम प्रोटेक्टेड होगा। माइल्ड एल्युमिनियम माइल्ड स्टील को लोगे तो एल्युमिनियम एनोड बन गया, माइल्ड स्टील कैथोड हो गया। ऐसे अगर माइल्ड स्टील और ब्रास लिया तो माइल्ड स्टील एनोड हो जाएगा, ब्रास कैथोड हो जाएगा। जो लेस नोबल है, विच इज मोर ससेप्टेबल टू करोजन, वो एनोड बन जाता है। प्रिवेंशन, कहाँ पे हमको जरूरत होती है एनोड्स की? अराउंड द हल एरिया, जहाँ पे एयर जाते हैं, डिस्चार्जेस, वाल्व फिटिंग्स टैंक्स के अंदर, स्टर्न रीजन में, वहाँ पे प्रोपेलर होता है आपका, सी इनलेट चेस्ट हो गए, यहाँ पे हमको एनोड्स की जरूरत होती है। एंड द मोस्ट इफेक्टिव सिस्टम इज कैथोडिक प्रोटेक्शन, ठीक है। और कैथोडिक प्रोटेक्शन के दो मेथड्स हैं, सैक्रिफिशियल एनोड एंड इम्प्रेस करंट। अब इसको नेक्स्ट टाइम देखेंगे हम लोग। सो टुमारो दैट इज वी विल फिनिश विद करोजन, और उसके बाद 3 क्लासेस आई विल टेक विच विल फिनिश योर आपका वाटर टाइट डोज का टाइम। अगर 2 ही क्लासेस मिलेंगे या डिपेंडिंग ऑन द शेड्यूल ऑफ योर एग्जामिनेशन, तो वी विल जस्ट अटैक द क्वेश्चंस। आई लास्ट फॉर 3 क्लासेस, लेट्स सी कितने मिलते हैं। औरों को भी जरूरत होगी शायद। कैप्टन रजत जैन आगे पढ़ाने को पढ़ा रहे हैं आपको? यस सर, 3 क्लासेस हो गए।